हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु तिवारी अपने चैनल फिजिक्स ज्ञानी एंड मोटिवेशन में आप सबके साथ हूं। और इंजीनियरिंग और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि मैं यूनिट लेके आई थी इलेक्ट्रोडायनामिक्स, आज उसी का अगला चैप्टर लेके आए हैं। ग्रेडियंट क्लियर मैं कर चुकी हूं और आज के चैप्टर में हम क्लियर करने वाले हैं डाइवर्जेंस, जिसमें हम साथ ही उसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का अगला चैप्टर, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, इसकी डेफिनेशन मैं आपको थोड़ा सा बाद में क्लियर करती हूँ, सिर्फ वर्ड को समझना। डाइवर्स होना मतलब फैलना। क्लियर? फर्स्ट टर्म थी ग्रेडियंट। ओके, ग्रेडियंट मीन्स रेट ऑफ चेंजेस। रेट ऑफ चेंजेस जो थे वो हमने जो अप्लाई किया था, किस पे किया था? स्केलर क्वांटिटी पे। और अल्टीमेटली जब वो चेंजेस हमने मतलब जब डेल ऑपरेट किया था तो उसके बाद जो क्वांटिटी बनी थी वो क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी। ये जो दूसरी चीज़ है डाइवर्स होना यानी कि फैलना। क्लियर? तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स मीन्स कुछ भी हो सकता है फ्लक्स के रूप में। फ्लक्स मीन्स क्या होता है? फ्लक्स मीन्स दोज लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलरली द सरफेस। क्लियर? पासिंग परपेंडिकुलरली द सरफेस, वो इलेक्ट्रिक लाइन्स भी हो सकती हैं, वो मैग्नेटिक लाइन्स भी हो सकती हैं। और एक्चुअल में वो लाइन्स के रूप में हम क्या बताते हैं? ये वर्ड जो फ्लक्स है एक्चुअल में क्या है? ये है पावर। जितनी ज़्यादा लाइन्स पास होंगी डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर भी उतना ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स वहाँ से पास होंगी डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड का पावर उतना ज़्यादा है। क्लियर? अब डाइवर्जेंस यानी कि फैलना किसका? स्पेशली दो की बात कर रहे हैं फिलहाल, किस की? इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट होता है? देखें, जब हम ग्रेडियंट की बात कर रहे थे तो ग्रेडियंट में हमने बात की थी स्केलर फंक्शन की। दो क्वांटिटीज़ बची हैं, एक है डाइवर्जेंस और एक है कर्ल। लेकिन डाइवर्जेंस और कर्ल जो है ये दोनों चीज़ें किसको मेज़र करती हैं? ये स्केलर फील्ड को नहीं, ये वेक्टर फील्ड को मेज़र करती हैं। वेक्टर फील्ड मतलब विच हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दोनों चीज़ें हैं उसके पास, उसको मेज़र करती हैं। अब क्यों वेक्टर की बात आई, वेक्टर कहाँ से आया, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन बता दूँ और ये फॉर्मूला बता दूं, क्योंकि जब मैं आपको उसकी थ्योरी क्लियर करूंगी तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में इसकी सिर्फ डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ये आपको क्लियर कर चुकी हूँ, किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? वेक्टर। द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? द नेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में बता चुकी हूँ आपको, जितना भी फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, कुल फ्लक्स, नेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ई डाइवर्जिंग पर यूनिट एरिया। जैसे आप फिजिक्स में जब भी पूरे एरिया की बात करते हैं तो पूरा एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस एरिया को सब डिवाइड करते हैं इक्वल पोर्शन में, और एक जो पोर्शन होता है, एक पोर्शन से जितना फ्लक्स पास हो रहा है वैसा ही हम मानते हैं कि पूरे एरिया से हो रहा है, उसको हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं और पूरी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आप आगे देखेंगे भी। क्लियर? सिर्फ यहाँ ध्यान देने वाली बात जो देना वो इस पर देना कि डाइवर्जेंस जो है वो वेक्टर फील्ड का है। दूसरा, किसको नापता है? फ्लक्स को नापता है। तीसरा, इसको हमें कैसे लेना है? डाइवर्जिंग पर यूनिट एरिया। आगे इसको क्लियर करूंगी पूरी तरीके से। इसके लिए हमने नोटेशन के लिए मान लीजिए F एक वेक्टर फील्ड लिया है। सिंस F इज़ अ वेक्टर फील्ड दैट्स वाई वी हैव टू डिनोट X लाइक Fx I कैप, Fx J कैप, Fx K कैप। वाई? बिकॉज it is a vector field, so we have to give these unit vectors and 3 dimensions altogether. Clear? Now if we are applying divergence, then मैथमेटिकली इसको जो शो किया जाता है कि हम डाइवर्जेंस यदि किसी
वेक्टर फील्ड का लेते हैं तो उसको मैथमेटिकली जैसे शो करते हैं, उसको लिखते हैं हम डेल डॉट एफ। मतलब डॉट मीन्स कौन सा, आपका इसका डॉट प्रोडक्ट है। किसके साथ डॉट प्रोडक्ट है? इस वेक्टर फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट है। डेल की डेफिनेशन में डेल का आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, आपको वही आई कैप डेल वाई डेल एक्स, ये आपका पूरा डेल की वैल्यू। फिर आपने f चूँकि वेक्टर है तो आपने फिर f की वैल्यू रखी। ये हम सभी जानते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में i इंटू आई ही रहेगा, i इंटू आई कैप 1, बाकी i इंटू जे 0, i इंटू के 0। तो यहाँ जो बचेगा वो i इंटू आई क्या बचेगा, डेल एफ एक्स बाय डेल एक्स। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, डेल एफ वाई बाय डेल वाई, बाकी जे के साथ i का मल्टीप्लिकेशन 0, जे के साथ k का मल्टीप्लिकेशन 0। क्लियर। फाइनली k इंटू आई 0, k इंटू जे 0, k इंटू के 1, डेल एफ जेड अपॉन डेल जेड। दिख रहा है यहाँ ना i है ना j है ना k है, मीन्स क्लियरली इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको पिछली बार भी ये बोला था कि बार बार ये वेक्टर और स्केलर आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, इसलिए ध्यान रखना। जो ग्रेडियंट था वो स्केलर पे ऑपरेट होता था, बट खुद कैसी क्वांटिटी बन जाता था, वेक्टर। जो डाइवर्जेंस है वो वेक्टर पे ऑपरेट होता है और खुद एक कैसी क्वांटिटी बनता है, आपका स्केलर क्वांटिटी बनता है। इस चीज़ को मैं आपको थ्योरेटिकली पूरा क्लियर करूँगी। अभी आप सिर्फ ये फॉर्मूला, ये नोटेशन सिर्फ ध्यान में रखें और फिर हम समझने जाते हैं कि एक्चुअल में ये पर यूनिट एरिया, ये डाइवर्जेंस एक्चुअल में है क्या। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्लियर। आवर एग्जांपल इज, इस पूरे वर्ल्ड में हम ये इमेजिन करते हैं कि सपोज़ जो पार्टिकल्स हैं जो ऑल ओवर पूरे एयर में भी फैले हुए हैं, वो सारे पार्टिकल्स इस तरह से हम एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं कि वो पार्टिकल्स जो है लगातार किसी एक दिशा में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आप कुछ इस तरीके से उसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये पार्टिकल्स जो है कुछ इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। दीज आर नॉट द फिजिकल पार्टिकल्स कि ये फिजिक्स के जो सारे नियमों को पालन करें, दीज आर जस्ट इमेजनरी पार्टिकल्स। क्लियर। तो ये जो है, इनको देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं जिनको हम किस प्रकार से शो कर रहे हैं कि ये वेक्टर को शो कर रहे हैं। तो वेक्टर में ये जो इनका मैग्नीट्यूड है, यानी जो उनकी लेंथ है, इस वेक्टर की, इस एरो की जो लेंथ है, वो उनका क्या शो करती है, मैग्नीट्यूड शो करती है। और ये जो इसका जो एरो है, ये क्या शो करता है, उसका डायरेक्शन शो करता है। जैसे एक नदी का एग्जांपल लेते हैं कि एक नदी है और नदी में जो है पानी जो है बह रहा है। क्लियर। तो पानी जो है वो किसी एक डायरेक्शन में बह रहा है, तो डेफिनेटली एक वेक्टर है। और जिस फ्लो के साथ बह रहा है, उसका जो मोशन है, उसका जो गति है, वो उसका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। और जिस डायरेक्शन में बह रहा है वो उसका क्या हो गया, डायरेक्शन। क्लियर। तो एक बात तो समझ में आई कि हम जितने भी अपने चारों तरफ जो पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं, उनको हम कैसा इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्या हैं, किस तरीके से मूव करते हैं, मानो वो क्या हों, वेक्टर्स हों, और उनका जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड शो करता है, और जो एरो है जो उसका, वो उसका क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है। क्लियर। हमने डाइवर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ी कि डाइवर्जेंस जो है वो क्या है, डाइवर्जेंस है कि जो फ्लक्स है। अब यदि हम ऐसे देखें कि लाइट में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एज वेल एज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो लाइट भी किस में ट्रेवल करते हुए आती है, एयर में ट्रेवल कर रही है। तो डेफिनेटली वो जो वेक्टर्स हैं ना, ई के, बी के, वो भी हम किस फॉर्म में शो कर सकते हैं कि वो क्या है, किस फॉर्म में मूव कर रहे हैं, वेक्टर के फॉर्म में मूव कर रहे हैं। क्लियर। अब यदि इसको हम देखें तो इसको हमें देख के समझ में आ रहा है कि ये सारे जो हैं इनका एक ही डायरेक्शन है। मतलब किस डायरेक्शन में है ये नदी जो है, ये किस डायरेक्शन में बह रही है, ये एक्स डायरेक्शन में बह रही है। तो इसको यदि हम मैथमेटिकली शो करने के लिए लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ जो है एक कांस्टेंट आपको दिख रहा है, वेक्टर्स जो है उनका लेंथ भी कांस्टेंट है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो हमने एक कांस्टेंट कुछ भी मैग्नीट्यूड ले लिया, और आई कैप इसलिए लिया क्योंकि ये कांस्टेंट कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है, एक्स डायरेक्शन शो कर रहा है। क्लियर। अब चूंकि मैं आपको
एक फॉर्मूला बता चुकी हूँ, है ना, कि डाइवर्जेंस का फॉर्मूला जो होता है, जिसको आपने किससे शो किया था बच्चों, डेल एफ से, डॉट एफ, है ना। तो ये यदि आप इसको अप्लाई करेंगे तो डेल की वैल्यू में तो आई जे के तीनों आते हैं, यहाँ चूँकि जे भी नहीं है, के भी नहीं है, तो डेफिनेटली सिर्फ क्या है, आई, और आई यदि है तो यहाँ पर भी एफ के साथ जो वेक्टर है वो आई, और जो डेल का भी हम क्या लेंगे, सिर्फ आई। मतलब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स आई कैप, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, डेल की। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमें किस डायरेक्शन में मूव करा रहा है, एक्स डायरेक्शन में, इनटू, ठीक है। अब एफ को आप क्या लिख सकते हैं, 3/4 आई कैप, क्लियर। तो इसी को आप सिंपली क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसी को आप यदि सिंपली बोलें तो आप इसको बोल सकते हैं कि डेल बाय डेल एक्स आपको कितने का करना है बच्चों, डेल बाय डेल एक्स जो है या डिफरेंशिएट जो है आपको कितने का करना है, 3/4 का, क्लियर। क्यों? क्योंकि i इंटू आई तो 1, क्लियर। तो जानते हैं 3/4 तो एक नंबर है, 3/4 एक नंबर है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो डेफिनेटली कितना होगा, 0, क्लियर। समझ में आया? अभी सिर्फ इतना समझना, बाकी कुछ नहीं। क्यों हमने इसको 0 निकाला वो हम आपको आगे क्लियर करेंगे। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में यदि हम देखें तो दूसरे केस में हमें ऐसा दिख रहा है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये डायरेक्शन इनके 2 हो गए हैं, एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं और वाई डायरेक्शन के भी अलोंग मूव कर रहे हैं। साथ में ऐसा कुछ दिख रहा है कि यदि हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन के अनुसार हम देखें तो इसकी लेंथ क्या हो रही है, लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है कि ये छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, ये ज़्यादा है, ये और ज़्यादा है, ये और ज़्यादा है, ये और ज़्यादा है। तो यदि हम यहाँ पर जैसे वैल्यू रखना अगर हम शुरू करेंगे तो इसको हम किस तरह से इसकी वैल्यू हम रख सकते थे, यहाँ पर किस तरह से वैल्यू रख सकते थे कि अगर यहाँ पर ये x था और ये किसको रिप्रेजेंट करता, सपोज ये y को करता, तो वैल्यू रखना अगर हम शुरू करते, यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू 1 रखते तो ये कितना होता, 1/6, मतलब ये, क्लियर, 1/6। फिर यदि हम x की वैल्यू क्या रखते, 2 रखते, तो ये होता 2/6। 2/6 मीन्स कितना होता, 2/6 मीन्स कितना होता, 1/3, क्लियर। यदि हम 2 के बाद x की वैल्यू कितनी रखते, 3 रखते, 3/6, 3/6 मतलब कितना होता, 1/2, है ना। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसकी जो लेंथ हो रही है ये भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और डायरेक्शन भी कौन से दिए हुए हैं बच्चों, 2 डायरेक्शन दिए हुए हैं, क्लियर। तो यदि हम अब इसको यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों इसके रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, अब आई भी है और जे भी है, तो अब यदि आप डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चों क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स आपको किस किस का करना है बच्चों, यहाँ पे 1/6x, और यहाँ पर जो है आपको किसका करना है, 1/6y, क्लियर। क्योंकि i इंटू आई डेल की वैल्यू के साथ में यदि आप निकाल रहे हो तो डेल की वैल्यू के साथ में i इंटू आई 1 हो चुका है और j इंटू जे क्या हो चुका है, 1 हो चुका है, क्लियर। तो वो आपको यहाँ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेफिनेटली ये क्या आएगा, वैल्यू 1/6, और यदि इसकी भी करोगे बच्चों तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी, 1/6, क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में है तो 1/6, ये x के रिस्पेक्ट में है तो 1/6, क्लियर। तो यदि हम इस तरीके से देखते हैं तो ये जो टोटल वैल्यू है ये कितनी आई बच्चों, 2/6, ठीक है, या आप क्या बोल सकते हैं 1/3, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अभी इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा डिटेल में बाद में ही आऊँगी। अब तीसरा केस देखिए। तीसरे केस में अगेन जो वेक्टर्स हैं वो दोनों डायमेंशंस में है, एक्स में भी हैं और किस में है, वाई में भी हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं ये कि इनका जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे साइन क्या लगा हुआ है बच्चों, माइनस। इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। मतलब ये वेक्टर्स कहाँ आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, अंदर की तरफ। स्थिति फिर वही है कि x की वैल्यू अगर आप करोगे यहाँ पर, फिर आप अगर यहाँ पे यहाँ x रखते हैं और यहाँ क्या रखते हैं, y रखते हैं, फिर वही x की वैल्यू 1 रखते हैं और 2 रखते हैं, तो जैसे जैसे रखते जाते हैं वैसे वैसे लेंथ क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। तो इसलिए इनका जो डायरेक्शन होगा और इनका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें बच्चों, या इसका हम वो निकालें क्या, डेल डॉट एफ निकालते हैं, तो अब ये कितना होगा आपका, ये फिर वही होगा आपका डेल बाय डेल एक्स, और अंदर ये किसका होगा बच्चों, -1/6, ये होगा आपका -1/6x, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा आपका डेल बाय
डेल y, ठीक है, और ये अंदर जो होगा वो कितना होगा -1/6 क्या आपका y, क्लियर। फिर x के रिस्पेक्ट में x का मतलब -1/6, y के रिस्पेक्ट में -1/6 मीन्स कितना -2/6 यानी कितना आपका -1/3, यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या है बच्चों नेगेटिव, क्लियर। तो ये मैंने आपको 3 केस समझाए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसके फॉर्म में हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, किसके फॉर्म में इमेजिन कर रहे हैं, वेक्टर के फॉर्म में कर रहे हैं। लेकिन ये तरीके कुछ हमें ऐसे 3 दिखाए गए। कैसे 3 दिखाए गए कि कहीं तो हमको ये देख रहे हैं कि हम मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कहीं हम ये देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब यदि हम इस स्थिति में कोई एक एरिया बच्चों अज्यूम करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर एक ये रीजन लिया, सो नाउ these vectors are just propagating in only x डायरेक्शन, है ना। सपोज वी आर टेकिंग वन पॉइंट हियर, ठीक है, बिकॉज डाइवर्जेंस इज एक्चुअल में ये डाइवर्जेंस जो है पॉइंट फंक्शन है, लेकिन पॉइंट तो नहीं दिखा सकते। सपोज उस पॉइंट को हम थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं, रीज़न लेते हैं, तो इस रीज़न में देख के हमें समझ आ रहा है, ये रीज़न हम कोई भी आर्बिट्री रीज़न ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते थे। सपोज मैंने एक क्या ले लिया, एक स्फेयर लिया, क्लियर। अगर इस रीज़न को हम देखते हैं तो दिख रहा है कि इसमें कुछ जो वेक्टर्स हैं वो अंदर आ रहे हैं, कुछ वेक्टर्स हैं जो बाहर जा रहे हैं। अंदर आने वाले वेक्टर्स और बाहर जाने वाले वेक्टर्स जो भी हैं उन सब के मैग्नीट्यूड क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब कहने का मतलब कि पानी जितना अंदर आया उतना ही पानी उतनी वेलोसिटी से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। इस तरह के डाइवर्जेंस को, जिसमें जितना एंटर होता है उतना ही आउट गोइंग होता है, इस तरह के डाइवर्जेंस को कहा जाता है कि ये जीरो डाइवर्जेंस है। और इसको हमने आपको इसीलिए ये न्यूमेरिकल के थ्रू प्रूफ किया कि जब हमने इसको कैलकुलेट भी किया, जो मैंने आपको पिछला इसका फॉर्मूला बताया था कि जब हमने इसको कैलकुलेट भी किया तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी आई, 0। तो डाइवर्जेंस जो है, फैलना जो है, अपसरण जो है, वो 3 प्रकार का हो सकता है। उसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो टाइप है ये जिसमें जितना फ्लो अंदर आता है, जितना वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन के साथ अंदर आया उतना ही क्या गया, बाहर गया, क्लियर। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में यदि हम यही स्थिति में यहाँ कोई एक ऐसा आर्बिट्री रीज़न जैसा हमने वहाँ लिया, यहाँ भी हम कोई एक आर्बिट्री रीज़न यदि लेते हैं तो इसको हमको देख के समझ में आ रहा है कि ये जो अंदर आने वाला वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कम है। मैंने आपको वैल्यूज़ रख के बताया था ऑलरेडी कि जो मैग्नीट्यूड है ये क्या हो रहा है, लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्लियर। तो यहाँ जो अंदर आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन ये वेक्टर जो बाहर निकल रहा है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, क्लियर। तो अंदर आने वाला कम है, बाहर निकलने वाला ज़्यादा है। मतलब जो पानी अंदर आ रहा है किसी एरिया के वो कम है, लेकिन जो पानी बाहर निकल रहा है वो पानी क्या है, ज़्यादा है। मतलब बनी बात है कि यहाँ कहीं बीच में क्या है, यहाँ कहीं बीच में सोर्स है, यानी कि स्रोत है, यानी कि यहाँ कहीं ये जो चीज़ है वो जनरेट हो रही है। पार्टिकल्स आर जनरेटिंग, वेक्टर्स आर जनरेटिंग, क्लियर। और इस तरह का जो अगर हमने इक्वेशन लिया और उसको जब सॉल्व किया तो जो डाइवर्जेंस आया वो कैसा आया, उसकी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। मतलब ऐसा डाइवर्जेंस वेयर आउट गोइंग फ्लक्स इज मोर देन इनकमिंग फ्लक्स, उससे ज़्यादा है, तब ऐसा डाइवर्जेंस क्या कहलाता है, आपका पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहलाता है। मतलब जो हमारा कहना चाहिए, यदि हम एप्लीकेशन में देखते हैं तो जनरली कि ये देखना होता है कि पानी या कोई भी जो फ्लक्स आ रहा है वो फैल रहा है या वो श्रिंक हो रहा है या वो जैसा आ रहा है उतना जा रहा है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, ज़ीरो डाइवर्जेंस। यदि आ कम रहा है, ज़्यादा जा रहा है, डेफिनेटली बीच में कहीं सोर्स है जो कि पार्टिकल जनरेट कर रहा है। अब तीसरा केस यदि हम लेते हैं, और तीसरे केस में भी हम ऐसा ही कोई आर्बिट्री कोई भी रीज़न लेते हैं, मतलब पॉइंट लेते हैं, तो अभी हमको देखने में समझ आ रहा है कि जो आने वाला है, आने वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, निकलने वाले का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। मतलब यहाँ पर जो है फ्लक्स आ ज़्यादा रहा है, निकल जो है वो कम रहा है। आ ज़्यादा रहा है, निकल कम रहा है, डेफिनेटली यहाँ कहीं बीच में क्या है, सिंक है,
क्लियर, मतलब चीज़ क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, चीज़ किसी एक पॉइंट पे जाके क्या हो रही है, एक प्रकार से कन्वर्ज हो रही है। क्लियर, इस तरह का जब हमने सॉल्व किया तो हमको इसकी जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, नेगेटिव। क्लियर, तो इस तरह का डाइवर्जेंस जो है वो क्या कहलाता है, नेगेटिव डाइवर्जेंस कहलाता है। तो जो ये फैलना है, डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैलना, डाइवर्स होना। ये डाइवर्स होना तीन तरीके का हो सकता है। किस तरीके का, कि हो सकता है कि ना तो सोर्स हो और ना तो सिंक हो, जितना फ्लक्स अंदर आता है उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो ये हो गया ज़ीरो। यदि बाहर निकलने वाला ज़्यादा है मतलब सोर्स है, मतलब पॉजिटिव। यदि बाहर निकलने वाला कम है मतलब बीच में कहीं सिंक है, मतलब जो डाइवर्जेंस है उसका जो टाइप है वो क्या है, नेगेटिव। क्लियर, तो इस तरह से जो डाइवर्जेंस है उसकी डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो गई होगी कि नेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स विच इज़ जस्ट डाइवर्जिंग फ्रॉम, अभी भी एक वर्ड वही रुका हुआ है, डाइवर्जिंग फ्रॉम पर यूनिट एरिया। ये वर्ड अभी भी मैं आपको समझाना बचा हुआ है, तो इसी में मैं आपको बताऊंगी कि सपोज़ मैंने ये रीज़न लिया, तो यदि हम अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जाएं तो फिजिक्स में हम जनरली पूरे रीज़न को सब डिवाइड कर सकते हैं, उसको इक्वल एरिया में सब डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, और यदि हम उसको इक्वल एरिया में सब डिवाइड करते हैं बच्चों, तो जितना फ्लक्स एक पोर्शन के अंदर आ रहा होगा और बाहर जा रहा होगा वैसा ही सबके अंदर आ रहा होगा और बाहर जा रहा होगा। तो यदि हम किसी एक का कैलकुलेट कर लेते हैं और बाकी पूरे के ऊपर क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो हम पूरे एरिया का क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं। बट जब हम डाइवर्जेंस एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, पूरा एरिया ना लेके हम उसका क्या लेंगे, पर यूनिट एरिया। मतलब हमें इसमें से क्या लेना है, इस इतने पर्टिकुलर पोर्शन से कितना फ्लक्स अंदर आ रहा है और कितना फ्लक्स क्या हो रहा है बच्चों, बाहर जा रहा है। क्लियर, तो ये था डाइवर्जेंस। ठीक है, सो डाइवर्जेंस हैज़ 3 टाइप्स। क्लियर, पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव। इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो अगले पार्ट में अब मैं आपको न्यूमेरिकल इसका क्लियर करके दिखाती हूँ किस तरह के सवाल आपको इस पर बेस्ड आ सकते हैं। क्लियर, numericals which is based on divergence. Okay, suppose vector d is given and vector d is equal to e raised to minus x sin y I cap, e raised to minus x cos y j cap, 2z k cap. Clear, in this way this vector d is given. Okay, and your question is you have to find the divergence of d. Okay, as we know that divergence del A is equals to this formula, पहले हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ हम अगर देखें तो ये जो आई कैप है ये आपके एक्स कंपोनेंट को ही शो कर रहा है, वाई कैप एंड जेड कैप, वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। ओके, नाउ यू जस्ट डिफरेंशिएट इट। हियर वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दिस इज गिवन साइन वाई। सो हियर साइन वाई इज कांस्टेंट, सो सिंपली द डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to ex, e raised to minus x into minus 1 sin y as it is. Okay, clear? Now second, plus e raised to minus x. Here we have to differentiate with respect to y. So e raised to minus x is constant. So we have to differentiate only cos y. Okay, so here e raised to minus x and cos y is minus sin y. Here only z is given and we have to differentiate this with respect to z, so only 2. Clear? Now this is minus e raised to minus x sin y minus into minus plus plus e raised to minus x sin y plus 2. Clear? Minus and plus same quantities, we can cancel out. Okay, so now remaining is only q. So your answer is the divergence of function d is equal to 2, which is a constant quantity. Okay, so we can say
Divergence actually is a point function. So now today's chapter is over. इस चैप्टर में आपने डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा, और यदि सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं आपको तो आप दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक है ग्रेडियंट और एक है डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंजेस किसी भी चीज़ में कितने हैं, और डाइवर्जेंस का मतलब है कि चीज़ कितनी फैल रही है। ठीक है, या तो वो फैल सकती है, या वो श्रिंक हो सकती है, या वो जैसी है वैसे ही आगे फ्लो हो सकती है, एज इट इज़ रह सकती है। क्लियर? तो ये दोनों क्वांटिटीज आपको क्लियर हुई, और इसके बारे में भी ध्यान रखिए कि जो डाइवर्जेंस है एक्चुअली इट ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड आफ्टर ऑपरेशन यू विल गेट जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी। जब आप इसका ऑपरेशन कर देते हैं, जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो जो क्वांटिटी आती है उसमें i, j, k नहीं आता है, मीन्स इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एक आपका डॉट प्रोडक्ट था, एक आपका स्केलर फंक्शन था। क्लियर? ये दोनों चीज़ों के बाद एक लास्ट आपका बचा हुआ है क्या, कर्व। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो लेके आऊँगी वो क्वेश्चन का थर्ड पार्टी लेके आऊँगी, दैट इज़ कर्व। ठीक है, तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है बच्चों, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स